हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे चाइनाज़ डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में भी है। और आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा जो भी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ डेब्ट ट्रैप का एक वो जाल बिछाता है। वहाँ की जो मेजर कंपनीज़ है उनको डाउन कर देता है। वहाँ के मार्केट शेयर में अपनी पहुँच बढ़ाता है। तो ये पूरी हम स्ट्रेटजी इसको देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ चाइना ने अपना मेजर डेब्ट ट्रैप बिछा रखा है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्टेड है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको पता है कि कोल्ड वॉर वन जो मतलब पहले काफ़ी चला था कि अमेरिका वर्सेस रसिया का। उसके बाद आया था अमेरिका वर्सेस चाइना। अब चल रहा है जो कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट्स और उससे पहले जो ट्रेड वॉर था उससे शुरू हो चुका था, पर ये अब चरम सीमा पे है अपनी। क्योंकि चाइना के द्वारा जो कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चाइना में आ रही थी, जिन्होंने 5 आइस ग्रुप भी आपको पता होगा, तो उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए थे। तो उनको एक तो डब्ल्यू की टीम को भी उन्होंने मना किया कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते वुहान लैब वगैरह के उसमें। ये आप देख लीजिए, चाइना और अमेरिका का एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। तो अमेरिका तो फेस कर रहा है ट्रेड डेफिसिट ही एक तरह से, क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी है। और जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये बेसिकली अमेरिका की पावर है, और जो रेड लाइंस है वो चाइना की पावर है। तो मेजॉरिटी आपको दिख रही होगी कि जो मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में भी आपको ये दिख रहा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि आपको अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिख रहा होगा और चाइना में कम। बल्कि इसका उल्टा ये है कि पॉपुलेशन चाइना में ज़्यादा और अमेरिका में कम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कितना बड़ा कर दिया है अब। सो ये देख लीजिए, जो वर्ल्ड वाइड है सब एक तरह से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, कितना वोट से कितना परसेंटेज एज पर डिफरेंट। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच कोलैप्स जो कि कई सारे सपोर्ट करती हैं चाइना को। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें आपके यूरोप भी आ गया। तो ये सारी आपको एक तरह से चाइना के खिलाफ दिखेंगी वेस्टर्न कंट्रीज़ अब होते हुए। और इसमें वैसे जो मेजर कंट्रीज़ हैं तो उसमें 5 ग्रुप के मेंबर्स भी हैं आपके। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आपको बढ़ चढ़ के इसमें समर्थन कर रहा है। इंग्लैंड कर रहा है आपका, फ्रांस कर रहा है आपका, और अमेरिका तो है ही। चाइना एफडीआई टॉप डेस्टिनेशन इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। तो इन्होंने डेब्ट ट्रैप बनाने की शुरुआत ऐसे की थी कि पहले अफ्रीकन रीजन्स जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अपना खुद का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकती, वहाँ उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो मेजर इन्वेस्टमेंट शुरू करने से ये हुआ कि उनकी जो मतलब जो चाइना की कंपनीज थी उनको एक तो वहाँ के पीपल लोगों को रोज़गार मिला, और ऊपर से उन लोगों को जो दूसरी कंट्रीज थी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, लैंड मिला। सो इससे वो मिलिट्री वगैरह के मतलब कई सारे उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन बाय द सेक्टर 2005 टू 2017। सो आप ये देख सकते हैं 2005 का रेशियो और 2017 का, तो कैसे ये मेजर बूस्ट किया इन्होंने एक तरह से। एग्रीकल्चर में भी मास प्रोडक्शन जो कि काफ़ी हाई है। और आप शुरू करते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चाइना की। Chinese aid is helping to plug a gap in financing for the energy in developing and the emerging countries, but more disclosure is needed. So एक्चुअली ये है कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी आपका एस्टिमेट कर रहा है कि जो चाइना का डेब्ट पॉलिसी है उसमें ना फंसी है। कई कंट्रीज़ को वार्निंग कर चुकी है। आईएमएफ भी वार्न कर चुका है कि आप चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है या फिर लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको ना लें, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है वहाँ की जो सोशलिस्ट मतलब जो उनकी गवर्नमेंट है चाइना की। उनका मेन फोकस रहता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ किसी भी तरह से लैंड एक्वायर करें, वहाँ अपना बिजनेस सेटअप करें, और किसी भी तरीके से उनके जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें अपनी बढ़त बनाएं, जिससे कि उस कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो वो कम हो जाता है और चाइना का बूस्टअप हो जाता है। Criticizing China, Western analysis warns that the money invested by the China in Africa may help it close to the gap for its infrastructure needs, but the practice is unethical. The raising debt of the developing nations in the world from the China has become a part of the economic growth history. The far-reaching approach of the China is promoting leading history is said to be the dramatic studies of the economic expert in the practice of the China fraud and the patterns of the China's banks lending are they purposefully done for the ट्रैप गवर्नमेंट्स एंड द गैदर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चाइना। सो जो चाइना के बैंक्स हैं या फिर जो उनकी प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं, और जो चाइना का जो डेप्ट ट्रैप होता है उसमें बेसिकली जो
जो इंटरेस्ट में जो मतलब बेसिकली रिटर्न जितना हमने मतलब चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया होता है किसी कंट्री में, उससे ज़्यादा वो रिटर्न मांगती है। तो दूसरी कंट्रीज़ पहले तो ये देखती है कि हाँ हम इसको पे कर सकते हैं इजीली, बट आफ्टर जब ये काम शुरू होने लग जाता है, चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो चाइना वहाँ की जो मार्केट्स होती है उसको भी कैप्चर कर लेती है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स कर जाती है। और चाइना को ये बूस्टअप मिलता है कि चाइना वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें इंटरफेयर करे, उनके जो डिसीजन वो लेते हैं उनमें चेंजेस मतलब ला सके। और इस वजह से ही कई कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वहाँ कई गवर्नमेंट्स की सरकारें भी गई हैं। अफ्रीका में आप देख लीजिए, जैसे इन्वेस्टमेंट किया है 2005 से 2016, 30 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स। ये काफ़ी ज़्यादा है, 2 बिलियन यूएस डॉलर से धीरे करके होते हुए। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चाइना का जो मेजर प्रोजेक्ट है ये अफ्रीकन रीजन से होते हुए, तो ये कनेक्टिविटी डेवलप करना चाहता है चाइना की अफ्रीका, यूरोप वगैरह सारी कंट्रीज़ को मिला के एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना के, जिससे कि उसका खुद का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जल्दी से जल्दी कहीं भी किसी भी कंट्री में पहुंच सके। और इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ चाइनीज फाइनेंशियल लोन्स टू अफ्रीकन इकोनॉमी इंक्लूड्स फियर ऑफ लूजिंग लोकल कंपनीज टू दोज चाइनीज विद स्ट्रॉन्ग बायरिंग पावर्स। डेप्थ फ्रॉम चाइना हैज़ आल्सो प्रमोटेड इलिसिट ट्रेड अमॉन्ग चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज। एक्चुअली अगर आप किसी जैसे चाइना को अगर आप कभी ट्रेड करने के लिए आप अपना मार्केट एक्सेस देते हो, तो चाइना की मेजर कंपनीज जो इतने सस्ते आपको मतलब कंपनीज इतने सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं कि जो वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज है उनका मार्केट क्लॉप्स कर जाता है। अब ये देख लीजिए, केनिया का उदाहरण है एक। चाइना लैंड केनिया एक्सक्लूसिव लोन टू बिल्ड अ स्टैंडर्ड गेज रेलवे बिटवीन मोम्बासा एंड Nairobi and highway in Kenya, totaling over $6.5 billion of the 2020. It was reported in the late December 2018 that Kenya may soon face default on Chinese loans to develop its largest and most lucrative port, the port of Mombasa. So this could force Kenya to relinquish control of the port of China. The Kenyan media has debated whether Chinese loans are the worth of the risk of the falling into debt traps, drawing apologies with Sri Lanka, and some commentators has argued that these loans could jeopardize Kenyan's sovereignty. साउथ अफ्रीका का है सेकंड एग्जांपल। तो मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, पूरा ब्रीफली पढ़ के अब आप इसको समझ ही पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से अपना डेप्ट ट्रैप बिछा रहा है। जो अफ्रीकन कंटिनेंट्स हैं वहाँ पे बेसिकली पुअर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से वहाँ जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी कंट्री जैसे कि आपका यूरोपियन यूनियन से या फिर यूरोपियन कंट्री से आपकी अमेरिकन कंट्री अमेरिका है जैसे, और जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ की जितनी कंट्रीज़ है, आपका एशिया ले लीजिए, तो यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इनका इतना मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना चाइना कर चुका है वहाँ। रेस्ट ऑफ द अफ्रीका, नाइजीरिया, जाम्बिया, डिजिबूती और कई सारी कंट्रीज इसमें लिस्टेड हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट। सो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं पूरा का पूरा है कितना लोन डेप्ट वगैरह में ये फंस चुकी हैं कंट्रीज़। अब हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट साइटेड एग्जांपल्स इन एशियन रीजन्स, ये आपका श्रीलंका है। जैसे कि आपको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट है जो 100 साल के लीज पे चाइना को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो 99 ईयर्स लीज इन द 2017। सो एक्चुअली अब ये जो लीज था इसको अब जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम इसको किसी भी तरीके से छुड़ाना चाहते हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट्स के पास भी इन्होंने एक तरह से फाइनेंशियल नीड्स मांगी थी, पर मुझे नहीं पता कि उसके आगे क्या हुआ, मतलब डिसीजंस वगैरह बात बनी कि नहीं बनी। बट इन्होंने जो चाइना की वो श्रीलंका की करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल मतलब कहीं दूसरी कंट्रीज से फाइनेंस मांगने की कोशिश की जिससे कि वो ये लोन चुका सकें। और ये जो लीज थी ये पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था क्योंकि वो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन पे कर पाएँ। तो चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट इसी वजह से होता है कि अब जैसे इन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ये लैंड ले लिया है एरिया, तो यहाँ ये मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब इन केस फ्यूचर अगर 99 ईयर्स कंप्लीट भी हो जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि चाइना इतना ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट कर दे इनकी इकोनॉमी में कि श्रीलंका इससे बाहर ना निकल पाए, और ये जो लीज का जो एरिया है ये परमानेंटली क्या पता हैंड ओवर कर दे चाइना को। सो इंडोनेशिया का एक बिगेस्ट एग्जांपल है, जो कि हमारा पड़ोसी तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब
एशियन कंट्रीज़ में मान के चलिए आप, थोड़ा चाइना का ही पास का देश है। सो इन 2003 सुब्रमण्यम ब्रिज was built by the consortium of Indonesian companies working with the China Road and Bridge Corp and the China Harbour Engineering Cooperative Limited. The total cost of the project, including connecting roads, has been estimated US for 45 millions. So ये एक्चुअली चाइना का जो इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहा है, अब इंडोनेशिया, श्रीलंका, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़, तो यहाँ ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनका मेजर पॉलिसीज़ ये रहती है कि अपने आप को, अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करें, दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ एस्टेब्लिश करें। जब ये कभी किसी कंट्री में मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ का इन्हें पता है कि मार्केट कोलैप्स करने वाला है, तो वहाँ ये अपनी मिलिट्री वगैरह उनकी भी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम कंट्रीज़ में एक तरह से अपनी प्रेजेंस शो करें। जैसे अमेरिका, आपको पता है कि कई कंट्रीज़ में एक तरह से उनकी छोटी सी मिलिट्री की टुकड़ी कई कंट्रीज़ में रहती है, और इस वजह से अमेरिका की एक तरह से ताकत है ये, क्योंकि अगर कोई भी अगर कोई भी दुर्घटना घटती है किसी कोने में भी दुनिया के, तो अमेरिका अपनी फ़ौज एकदम से तैयार करके वहाँ भेज सकता है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे किसी को अगर वहाँ पे ज़रूरत है। सो अब हम आगे चलते हैं। इन अप्रैल 2018, इंडोनेशिया एंड चाइना साइंड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ $23 billion. Contract consists of the several infrastructure projects such as the hydropower plant development and the facility to convert coal into dimethyl ether, among other projects. तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई सारी कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज से वो बना सकती हैं, बट उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। बट चाइना एक ऑफ़र करता है कि लो कॉस्ट में हम इसको डेवलप करेंगे और हम आपके यहाँ बनाएंगे, तो हमें मतलब हमारी जो कंपनी है उसको आप एसेस दीजिए। इस वजह से एक तरह से वो चाइना का मतलब दूसरी कंट्रीज चाइना की बात माननी शुरू कर देती हैं और चाइना को एसेस दे देती हैं अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए। और उनकी कंपनीज जब इन्वेस्टमेंट शुरू होता है तो वो ऐसा शो ऑफ करती हैं कि हाँ, हम इतना ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, हम सिर्फ आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर वो धीरे करके उनकी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उन पे भी हाथ साफ कर जाती हैं। मलेशिया एक और एग्जांपल है आपका। मलेशिया का आपको पता है कि इंडिया के साथ पाम ऑयल का अभी विवाद चल रहा है, तो मलेशिया से अब इंडिया मूव ऑन कर चुका है इंडोनेशिया की तरफ, जो कि नॉन रिफाइंड पाम ऑयल अब इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, क्योंकि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके और भारत के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। China is financed as 22 billion worth of the projects in Malaysia during the leadership of former Prime Minister Najib Razak. On 31st May 2014, the Prime Minister Najib Razak made a state visit to China, where he was welcomed by the Chinese Premier Li Qiang. एक और मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से, इसको आप ब्रीफली पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये स्लाइड्स काफ़ी लंबी चल जाएंगी ऐसे। नेक्स्ट मूव ऑन दी। अब ये है कि अदर कौन कौन सी कंट्रीज जो बची हुई हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुका है चाइना। चाइनीज लोन्स टू द वेनेजुएलन गवर्नमेंट ऑफ निकोलस मदुरो एंड ह्यूगो चेवेज। चाइनीज लोन्स टू द मलेशियन गवर्नमेंट्स ऑफ द नजीब रजाक, की आपने अभी देखा। लोन्स टू कर्जिगिस्तान एज अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Loans to Laos as a part of the Belt and Road Initiative. The Maldives as a part of Belt and Road Initiatives. So इन सबको लोन प्रोवाइड किया गया। मंगोलिया एज अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लोन्स टू द बिल्डर नेशनल हाईवे इन मोंटेग्रो एज अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो ये जो कंट्रीज़ हैं इन सबको कनेक्ट करके एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना एक अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है, जिससे कि वो फ्रीली ट्रेड कर सके इन कंट्रीज़ के बीच में। इससे उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, बट ड्यू टू द कोरोना वायरस इसका इम्पैक्ट अब कम होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है वो इसके खिलाफ बोलना शुरू कर चुकी हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में जो जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है चाइना के द्वारा वहाँ भी ये आवाज़ें उठेंगी और ये इसके खिलाफ चाइना को समझना पड़ेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका हमें गुड फीडबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारा जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो अब डूबने के कगार पर है। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में वहाँ आपको पता है कि कई सारे गुट सामने आए हैं विद्रोह के, सो इस वजह से भी। और आपको पता है कि अब चाइना ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। सो
ये भी एक जो इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन से होके जाता है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल है और इसमें भी इंडिया ने इसके खिलाफ स्टांस उठाया था, बट अभी तक इसमें कुछ आगे बात बढ़ी नहीं है। पर इंडिया को एक तरह से स्टांस ये लेना चाहिए कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, इस स्टांस पे रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी स्टांस अपनाया था। पर ये जो कई सारे हमारे देश में ही जनसंख्या है वो इस चीज़ को फोकस नहीं करती, देशभक्ति भावना उनके अंदर है नहीं, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना नहीं चाहते और वो इन चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकते जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। सो इन चीज़ों को बॉयकॉट करने के लिए हमें पहले इनके माइंडसेट को ही बदलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये है कि आप लोग देश हित की बात नहीं करते। सो चाइना का एक जो मेजर इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो भी क्या पता शायद भविष्य में डूब सके, क्योंकि बहुत सारी जो मेजर चेंजेस होने इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वीकर हो रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान एक कॉलोनी बन के रह जाएगा चाइना की, और या तो वहाँ फिर जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो सरकार चेंज होके किसी टेररिस्ट संगठन के हाथ में ही आ जाए, और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेट पे अगर किसी टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन का अगर कंट्रोल होगा तो वो पड़ोसी मुल्कों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एंड स्टेट्स अंडर आर द पुअर गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी चाइनीज लोन्स टू तजाकिस्तान को भी लोन प्रोवाइड किया गया है। एंड यूएस $15 million टू टोंगा टू द डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। US $2 billion to the loan Papua New Guinea, totaling almost a quarter of its total debt. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल एडो गुरु।